नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी सोनभद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल पढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, तो आइए समझते हैं वायुमंडल कैसे निर्माण हुआ है। ये हमारा अर्थ है। क्या है ये अर्थ है। ठीक, ये अर्थ है। अगर इसके आसपास का जो एरिया है विभिन्न गैसों से आवरण इसका घिरा हुआ है। ये विभिन्न परत है, गैसों का विभिन्न परत है। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसी गैसीय आवरण या मतलब वायु का परत जो विभिन्न परतों में बटा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी पे ये 3 भागों में है लगभग। वायुमंडल 3 भागों में नहीं, इसको समझते हैं हम लोग को। पृथ्वी जो है कि एक वायुमंडल, दूसरा जलमंडल और तीसरा स्थल मंडल, ये तीनों से निर्माण होता है पृथ्वी का। तो इसी में हम लोग का उत्पत्ति होती है जैव मंडल की। किसकी उत्पत्ति होती है? जैव मंडल की। इतना समझ में आ गया। जैव मंडल की यहाँ से उत्पत्ति होती, कहाँ से? वायुमंडल से और स्थल मंडल से और जल मंडल से। तो इसी का एक पार्ट है क्या? वायुमंडल। तो आज हम लोग वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल के अध्ययन करने से पहले हम ये बता रहे हैं कि वायुमंडल विभिन्न जो ज़्यादा मात्रा में जो गैसें होती हैं उसी कुछ संख्या हम लिखे हैं, जो इस प्रकार है कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में जो गैस मिलती है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा है 78% है। कितनी है? 78%। यानी हम नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे एक नोट बनाते हैं। नाइट्रोजन 78% है। क्या है? नाइट्रोजन 78% है। फिर हमारा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये 21% है। यानी लगभग ये 21% है, मगर होता है 20.9%। 20.9% होता है। और जो गैसें हैं, और गैसें जो मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं और आर्गन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, CO2 की जो मात्रा है, ये वायुमंडल में कितनी है? ये है 0.03% है। कितना है? 0.03%। मात्र इतना ही है। और ये बहुत ही पृथ्वी को पूरा उथल पुथल मचा के रखा है। तो कितना है? 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एकदम याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे है फिर आर्गन गैस। आर्गन गैस की परसेंटेज मात्रा है 0.9%। क्या है? 0.9% आर्गन गैस। ये अक्रिय गैस है। तो ये मुख्य गैसें हैं जो वायुमंडल में भारी मात्रा में पाई जाती हैं। क्या भारी मात्रा में पाई जाती हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आर्गन है। ठीक, और बाकी और भी गैसें हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, मुख्य गैसें हैं। आगे फिर हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल क्या, कौन कौन सी परतें कैसे कैसे हैं, आगे हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी अर्थ है और ये हमारा विभिन्न परत है जो विभिन्न मंडलों में बटा हुआ है। पहला आता है क्या? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल और चौथा तीसरा है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और लास्ट में क्या है? वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो हम लोग पहले क्षोभ मंडल का अध्ययन करते हैं। क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या घटना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कुछ पॉइंटें हैं जो आपको याद हमेशा होनी चाहिए। तो क्षोभ मंडल का जो दूरी है, एरिया है, वो 2 भागों में है। ये अर्थ का जो पोल एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है 8 किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई है? ध्रुवीय क्षेत्र पे इसकी ऊंचाई, पोल वाली जो क्षेत्र पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। और यहीं उसके बाद विषुवतीय जो क्षेत्र पड़ता है उसकी ऊंचाई वहाँ हो जाती है इसका 18 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 2 भागों में है, एक 8 किलोमीटर, एक दूसरा है 18 किलोमीटर। तो ये याद होना चाहिए, 18 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई हो गई। और क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो जितनी बादल है, बारिश है, आसमान बिजली तड़कता है, जो भी ये सब घटनाएं होती हैं, मौसमी संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। ये सब 18 किलोमीटर के अंतर्गत ही होती हैं। याद रखिएगा, ये 18 किलोमीटर के अंतर्गत ही होता है जितनी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं।
और दूसरी पॉइंट ये है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा जितने भी गैसें हैं उसकी जो घनत्व अधिक होती है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। और तीसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में ही होती है और यहीं पे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ एक बॉक्स बना के आपको समझाए हैं ग्रीन हाउस, ज़्यादा नहीं, एक अलग से वीडियो इसका देंगे, मगर अभी आपको थोड़ा समझाने के लिए ज़रा सा समझा देते हैं। तो ये हमारा अर्थ हो गया और ये सन हो गया। सन से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी से टकरा के वापस जाती हैं, ठीक। पृथ्वी से जब वापस टकराती हैं तो ऊपर एक गैसें की आवरण है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। तो ये क्या करती हैं, ऊपर से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी ये परावर्तित करती हैं। जब ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती हैं तो ये फिर से पृथ्वी की ओर ये भेज देती हैं गैसें इन किरणों को, जिससे यहाँ की वातावरण गर्म रहता है। यानी ग्रीन हाउस की वजह से यहाँ का जो इफेक्ट, जो वातावरण है ये गर्म रहता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी होता है। गर्म नहीं रहेगा तो पृथ्वी की जो टेम्परेचर है नीचे के क्षोभ मंडल का है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी -30 या कुछ अप्रोक्सीमेट उतना चला जाएगा, जिससे यहाँ पे जीवन असंभव व्यतीत होने लगेगा और पेड़ पौधा जीव जंतु को रहना बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक पॉइंट है इसमें कि यहाँ की जो एरिया है क्षोभ मंडल से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, विदिन लगभग आप 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं, प्रति 165 मीटर ऊपर जाते हैं आप, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका माइनस में जाता है। यानी ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो टेम्परेचर आपका नीचे गिरता जाएगा, यानी यहाँ पे ठंड आपका बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सब सारी घटनाएं होती हैं। तो आप 3-4 बुलेट पॉइंट या पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो पहला है आपका ग्रीष्मकालीन, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीष्मकाल में इसकी जो एरिया होती है बढ़ जाती है। यानी जो जब धूप होती है बहुत ज़्यादा तो गर्म होता है, तो जब गर्म होता है तो उसका आवरण बढ़ता है, जब बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है बढ़ जाती है। तो ग्रीष्मकालीन में इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होता है, अधिक हो जाता है, और फिर ठंडी में आता है तो कम हो जाता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व होती है गैसों में। और अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। और एक पॉइंट है कि जितनी मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में, याद रखिए, भूलिए नहीं। अगला फिर चलते हैं हम लोग कहाँ, समताप मंडल में। समताप मंडल में चलेंगे। समताप मंडल कितने दूरी पे आती है, यानी 18 किलोमीटर से ऊपर की जो एरिया है 50 किलोमीटर तक का, वो समताप मंडल आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसको याद रखिए। 50 किलोमीटर का जो एरिया है, साथ ही साथ याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको यहाँ वीडियो को अंत तक आपको जाते जाते याद ही हो जाएगा। तो समताप मंडल में क्षोभ मंडल से 10 किलोमीटर ऊपर जब जाएंगे, क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, उससे ऊपर 10 किलोमीटर और ऊपर तक एरिया में जाएंगे, यानी 28 किलोमीटर के अंतर्गत, तो वहाँ पे मौसम बहुत ही साफ होता है। तो वहाँ वायुयान चलाने के लिए बहुत ही अनुकूलित मौसम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे वायुयान चलाया जाता है। यानी जितने एरोप्लेन चलते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं, यानी क्षोभ मंडल के 10 किलोमीटर के ऊपर के एरिया जो है वहाँ पे चलाया जाता है। तो याद रखिएगा, वायुयान किस मंडल में चलता है, तो ये समताप मंडल में चलता है। क्षोभ मंडल से 10 किलोमीटर का ऊपर के एरिया में चलते हैं। आगे समताप मंडल में सबसे बड़ी मुख्य पॉइंट ये है कि यहाँ ओजोन लेयर पाया जाता है। कहाँ, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी किरणें, उनको रिफ्लेक्ट करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक नहीं आने देता है। जिससे क्या फ़ायदा होता है, जब ये किरणें आती हैं तो यहाँ अवशोषित हो जाती हैं। अगर ये अवशोषित नहीं होंगी, ये पृथ्वी तक पहुँच जाएंगी, तो यहाँ पे जीव जंतु मनुष्यों में बहुत ही खतरा होगा, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी इस किरणों से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है कि ओजोन लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही पृथ्वी के जो आवरण है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है ओजोन लेयर, समताप मंडल में, याद हो जाना चाहिए। अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं तो मध्य मंडल आता है। क्या आता है, मध्य मंडल, यानी मिड पॉइंट, यानी इसके ऊपर 2 मंडल है, इसके नीचे 2 मंडल है। मध्य मंडल के मेसोस्फीयर के
नीचे 2 मंडल है, ऊपर 2 मंडल है। तो मध्यमंडल में क्या होता है, उल्का पिंड, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जब रात में कहीं छत पे सोए हो या घर के बाहर निकले हो रात में, तो टूटता हुआ तारा ऊपर प्रतीत होता देखे होंगे। तो लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा है। टूटता एक्चुअली में तारा टूटते नहीं हैं, क्योंकि वो गैसीय आवरण का बने हुए होते हैं। तो तारा कभी टूटते नहीं हैं। तो वो उल्का पिंड ही होते हैं जो है कि पृथ्वी की ओर बहुत ही हाई स्पीड में आते रहते हैं। जो ये मध्यमंडल में आते ही ये वो भस्म हो जाते हैं, वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्यमंडल में उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। और सबसे कम टेम्परेचर जो मंडल में होता है ये मध्यमंडल में ही होता है, लगभग -100 डिग्री सी यहाँ की टेम्परेचर होती है। कहाँ की, मध्यमंडल की। ये इतनी ठंड होती है कि यहाँ पे वही उल्का पिंड जो आते हैं, यहाँ पे इतनी ठंड है कि वहाँ पे घर्षण होकर ये समाप्त हो जाती हैं, पृथ्वी तक नहीं आने देती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किस मंडल में टेम्परेचर सबसे कम होती है, तो ये है मध्यमंडल। ध्यान रहे, मध्यमंडल। आगे चलते हैं आयन मंडल पे। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच की जो ऊंचाई है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो है आयन मंडल की। आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी यहाँ जितने इस मंडल पे जो कार्य किया जाता है, जितने ही पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ये आयन मंडल के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं, आयन मंडल के अंदर। तो आयन मंडल में क्या करते हैं, उपग्रह को स्थापित किया जाता है और यहाँ पे रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन होता है। जब पृथ्वी से रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं तो फिर वहाँ से टकरा के वापस कहाँ आती हैं, पृथ्वी। तो ये किस आयन से टकराती हैं, किस मध्यमंडल से टकराती हैं, सॉरी दोस्तों मध्यमंडल बोलती हैं, मध्यमंडल नहीं, ये मंडल है आयन मंडल। तो आयन मंडल से टकरा के वापस आती हैं, कहाँ आती हैं, पृथ्वी पे। तो ये रेडियो तरंगें के यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। आगे फिर आ जाता है वायुमंडल। तो वायुमंडल सबसे ऊपरी मंडल है, यानी बाहरी सबसे, इसकी लगभग 10,000 किलोमीटर तक की एरिया माना जाता है। फिक्स नहीं किया गया है, लगभग 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर का जो एरिया है ये वायुमंडल का एरिया आता है, यानी एक्सोस्फीयर का एरिया आता है जो ऊपरी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे भी सैटेलाइट स्थापित किया जाता है। हाल ही में जितने सैटेलाइट अब स्थापित किए जा रहे हैं ये सब एक्सोस्फीयर में ही किया जा रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित भी होता है। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, सैटेलाइट समझ लेते हैं। एक होते हैं पोलर सैटेलाइट और एक होते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक जियो सिंक्रोनस होते हैं। तो इन दोनों की ऊंचाई फिक्स किया गया है। कितना, इन दोनों की ऊंचाई फिक्स किया गया है। तो ये जो पोलर होता है ये हमारा 700 किलोमीटर से लेके 1100 किलोमीटर की दूरी पे व्यवस्थित किया जाता है। कौन, पोलर सैटेलाइट। और आगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बहुत ही ऊपर सेट किया जाता है। ये होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे किया जाता है। जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट लगाई जाती है ये हमारा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। तो 2 प्रकार के सैटेलाइट होती हैं। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। याद करने की एक ट्रिक बताते हैं आपको। पहले ये 5 मंडल हैं, 5 मंडल हैं। पहले आप सबसे पहले मिड याद करिए, मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, इसके ऊपर 2 हैं, नीचे 2 हैं, इतना याद रहना चाहिए। ऊपर 2 हैं, नीचे 2 हैं। सबसे पहले क्षोभमंडल आता है। क्षोभमंडल याद कर लीजिए कि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और टेम्परेचर से रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ होता है, ये क्षोभमंडल में होता है। सेकेंड समताप मंडल, जहाँ फ्लाइट चलती है, तो ये याद हो जाएगा 2। और ऊपर के आयन मंडल है, वायुमंडल। वायुमंडल तो ऐसे इजिली याद हो जाएगा कि एकदम सबसे ऊपरी जो मंडल है वो वायुमंडल है, उससे नीचे का मंडल आयन मंडल है। तो ऊपर का आयन मंडल है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहीं से हमारा जो है कि वायुमंडल का जो सेशन है समाप्त होता है। अगला वीडियो हम जल मंडल पे देंगे और स्थल मंडल पे देंगे, और ज़रूर देखिएगा। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू।